अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू होती है और हालात हाज़रा के हवाले से कोशिश करते हैं कि ज़्यादा प्रोग्राम में बात की जाए। बाकी ये कि आपके जो पैगामात हैं वो हम तक पहुँच रहे हैं बज़रिया सोशल मीडिया। अभी कुछ देर पहले भी सोशल मीडिया का ही तस्करा हो रहा था कि जो ख़बरें सोशल मीडिया के ज़रिए पहुँचती हैं या पहुँचाई जाती हैं उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। और सोशल मीडिया के दौर में अब हर शख्स चाहता है कि उसको लाइक्स मिलें, उसकी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। ये हर बंदे की कोशिश है और इसके लिए जो कुछ हो रहा है वो भी सबके सामने। तामीराती कामों में हमारी दिलचस्पी हमेशा से कम रही है, या ऐसी गुफ्तगू जिससे कोई नतीजा निकल सके, इस तरह के मुबाहिसे, इस तरह की गुफ्तगू अमूमन आपको कम, बल्कि यूँ समझ लीजिए कि कहीं भी देखने को नहीं मिलती। आप जहाँ पे भी जाएँ गुज़िश्ता रोज़ भी इत्तेफाक हुआ एक जगह जाने का, और उस महफ़िल में भी मौज़ू वही ज़ेर बहस था कि अमेरिका का जो नया सदर है वो क्या कुछ करेगा और पाकिस्तान पे उसके क्या असरात होंगे। मैं इसके ऊपर क्या तबसरा करूँ या इसके ऊपर क्या मैं कह सकता हूँ। बहरहाल ये हमारे लोगों की जो दिलचस्पी है वो ज़्यादा इस चीज़ में है कि दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है। मिजाज आप देख लीजिए, हर शख्स ये जानना चाहता है कि उसके पड़ोस में क्या हो रहा है, बराबर वाले घर में क्या कुछ हो रहा है, बेटा अगर उसका है तो कहाँ नौकरी कर रहा है, बेटी अगर है तो उसकी शादी कहाँ हुई है। ये सारी चीज़ें बड़ी अजीब सी बात है। हमारी दिलचस्पी सिर्फ इन तमाम चीज़ों में रह गई है। ये अगर रिश्तेदारों में कोई है तो उसके पास कौन सी गाड़ी है, हमारे पास वो गाड़ी क्यों नहीं है, और अगर उसके पास शायद अगर पैसा आ रहा है तो किन ज़राए से आ रहा है ये ज़रा मालूम कर लें, और अगर नहीं मालूम तो बड़ी जल्दी फिर राय भी कायम कर लेते हैं। ये हमारा कुल कौम मिजाज है। बहरहाल यही गुफ्तगू आपको हर तरफ नज़र आएगी, जहाँ कहीं पे भी चले जाएँ मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। तो फ़लाना शख्स है वो बाहर आ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। मैं देख रहा था वो नौमुंतखब जो सदर हैं अमेरिका के, वो अपनी कैबिनेट का इंतखाब कर रहे थे, और वही सिलसिला जो पिछले उनके दौर में रहा, अपने लोगों को नवाजने का, और बड़े अजीब अजीब नाम सामने आ रहे हैं। वो कोई टीवी एंकर, कोई सोशल मीडिया का जो है वो मालिक, कोई किसी समझ लें एप्लीकेशन का, यानी कि वो ट्विटर जिसको अब एक्स के नाम से जानते हैं, उसका मालिक जो है एलोन मस्क, उनकी पेश राय सारी कैंपेन के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर जो कुछ है। ज़ाहिर है इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है, उसका बड़ा भरपूर इस्तेमाल हुआ। और जो हमारे यहाँ जो कुछ हो रहा है वो भी सोशल मीडिया की मरहून मिन्नत है। जो कुछ हम तमाशे देख रहे हैं ये भी उसी के ज़रिए हो रहा है, तो ये बड़ा ज़रूरी था। तो बहरहाल उन सबको नवाजने का सिलसिला जारी है, वहाँ भी यही सिलसिला है। कोई खातिर खा ऐसा सोच रखना कि ऐसा हो जाएगा वैसा कोई नहीं है। बहरहाल हमारा उनसे कोई ऐसा ताल्लुक़ भी नहीं है कि उसके ऊपर ज़्यादा बात की जाए। दूसरी तरफ ये कि वो मैं बिलावल साहब की स्टेटमेंट देख रहा था अभी गुज़िश्ता दिनों, आलूदगी के हवाले से बात हो रही थी कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो आलूदगी हद दर्जे पहुँच चुकी है। तो वही ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भी एक चुटकुला छोड़ दिया कि तमाम लोग जो हैं वो कराची आ जाएं। तो मैं कमेंट वगैरह करके अपना वक्त तो नहीं बर्बाद करता, ना ऐसे लोगों को जो है वो करने की ज़रूरत पेश आनी चाहिए। तो बहरहाल गुजारिश ये है कि ये आपके यहाँ की जो सूरत हाल है ना, आप तो शायद खैर उन तमाम चीज़ों का मुतालिया नहीं करते होंगे, वक्त नहीं मिलता ज़ाहिर है आपको, और बहुत सारे काम होते होंगे। तो वो जो इंडेक्स है ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ज़रा उसके ऊपर नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत जल्द आपको जहाँ पानी की दावत दे रहा है वो शहर भी आपको नज़र आ जाएगा। जहाँ पे फ़िज़ाई आलूदगी कहाँ पर है ये भी आपको अंदाज़ हो जाएगा। अगर पहले नंबर पर नहीं है तो पाँचवें या छठे नंबर पर आपका शहर मौजूद है, जहाँ पर आपने दावत दी है लोगों को आने की। और दूसरा ये कि मुझे याद पड़ता है कि अभी गुज़िश्ता साल या 2 साल कबल जब ये सैलाब आया, और सैलाब के बाद जो सूरत हाल रही, वहाँ से मुतासरीन जब इस शहर की तरफ आए तो उनका क्या हाल हुआ, ज़रा उसके बारे में पता करवाएं किसी को। अगर आपके मिनिस्टर वगैरह काम कर रहे हैं, अगर ये आपके मातहत इदारे अगर आपको सही रिपोर्ट दें, ज़रा उनसे पूछें कि वो आज के साल में जब वो शहर कराची आए तो क्या लेकर आए, और फिर कैसे शहर कराची के लोगों ने जो कुछ किया। उनको भी सलाम है कि वो बढ़ चढ़ कर खिदमत करते हैं
इस तरह के कामों में आगे रहते हैं हमेशा। और उसके बाद जिस तरह वो दवाइयाँ दे रहे थे, आज तक दे रहे हैं, ज़रा उनकी खैरियत मालूम करें और उसके बाद फिर दूसरे लोगों को दावत दें कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ आकर आबाद हूँ। चलें, ये तो एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर मैंने कहा चलें इसका तस्करा ज़रूरी है। बाकी दीगर मामलों और मसाइल के हवाले से हम गुफ्तगू करते हैं हल्के फुल्के अंदाज में, क्योंकि बातें हमारी थोड़ी सी सख्त होती हैं और समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो बहरहाल कोशिश करते हैं कि आसान और सहल अंदाज में आप तक जो बात पहुँचाई जाए। हालात हाज़रा के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं नासिर आसा, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं देरीना, और उनसे मुल्की माशी सूरत हाल के हवाले से और दीगर मामलों पर जो हम गुफ्तगू करते हैं नासिर भाई को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नासिर भाई क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर आने की दावत जो है वो दे डाली है, ऐसे ही चले, मैंने कहा ज़रा इसके ऊपर बात हो जाए। आप तो खुद अभी बाहर से होकर आए दूसरे मुल्क से, तो वहाँ जाकर और जब वापस यहाँ पर आते हैं तो कितना फ़र्क महसूस होता है, ज़रा चलें इसका ही तस्करा कर दें। तबीयत में कुछ बेहतरी महसूस हुई, कुछ जो बोझल थी तबीयत उसमें कुछ बेहतरी या फाका कुछ महसूस हुआ, ज़रा फरमाइए। जी वालेकुम सलाम जी यासिर भाई, बहुत खुशी हुई आपके पास शो करके, अच्छा लगता है और दिल की बातें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पे बंदा बता सकता है। बात यह है कि मैं तकरीबन को 1 महीना बाहर हूँ और सऊदी और ये सारे इलाकों में उम्र की सादत भी हासिल की, सारा कुछ। तो बात यह है कि जो बहुत बड़ा कई चेंजेस हैं, एक चेंज नहीं है लेकिन, और बड़े बड़े चेंजेस हो चुके हैं, लेकिन उसमें एक जो मैं हाईलाइट करूंगा वो ये एक मिजाज का बहुत बड़ा चेंज हो गया। ये हमारे यहाँ जो है वो हाइपर हो चुके हैं लोग यहाँ पे, चूँकि जो सर्विस फैसिलिटीज़ पूरी तरह से मिल नहीं रही गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी वजह से लोग जो है वो गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, उनके ब्लड प्रेशर हाई हो चुके हैं। खुद मेरा भी ब्लड प्रेशर जब मैं जा रहा था तो 140 टच कर रहा था, तो अब वापस आए हूँ तो 120 अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो चुका है ब्लड प्रेशर। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है, चूँकि चाहे वो हम रोड की सूरत हाल देखें, ट्रैफिक में होते हैं या कोई काम कराने के लिए किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं या कोई और आम हालात मामूलात ज़िंदगी में भी ऐसे ऐसे स्ट्रगल करने पड़ते हैं कि उसमें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और तो वो ये चीज़, अच्छा, इसकी वजह से हमारा मिजाज ख़राब हो चुका है। मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मतलब हम लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब हाइपर हो चुके हैं इसमें। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बात बात पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही ये बहुत बड़ा फ़र्क है। वहाँ पर ऐसा नहीं है, आम पब्लिक वहाँ बहुत धीमी हो चुकी है और एक दूसरे को रास्ता देते हैं और उनको कोई मतलब उनको कोई जल्दी नहीं है, जिससे हमारे यहाँ हर किसी को जल्दी लगी होती है, शायद अमेरिका की फ़्लाइट निकल रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल वाला हो, रिक्शे वाला हो, बस वाला हो, गाड़ी वाला हो, हर कोई दौड़ रहा है इसी तरह से हर स्टेज पे, और कोई फ़ायदा नहीं है मतलब। तो वहाँ पर मिजाज लोगों के एक तो बदल गए हैं बहुत। तो ये जो उसके बाद एजुकेशन, वहाँ के लोग एजुकेट बहुत अच्छे हो चुके हैं। वहाँ के जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मुझे कहते हुए ये हमारे यहाँ तो टीचर ही सही नहीं है। सब के सब जो है जो क्वालिफाइड लोग थे वो काफ़ी माइग्रेट कर चुके हैं यहाँ से। मैं देखा है बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तानी जो है ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जा चुके हैं, जो और वो क्रीम जो पाकिस्तान की क्रीम है। अब पाकिस्तान में आप अगर आम अमूमी सूरत हाल देखें स्कूलों की, प्राइमरी लेवल या सेकेंडरी लेवल, तो आपको सही काम का टीचर नहीं मिलेगा। या बहुत हाई क्लास किस्म के स्कूल हो जिसकी फीस देना आम बंदे का बस की बात नहीं है, वो लेस देन 1% जो है वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो बाकी 99% क्या करेंगे, उनके बच्चे क्या करेंगे, क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा अलमिया आगे जाके और ज़्यादा अलमिया हो जाएगा। अगर आज हम टीचर्स क्रिएट करना चाहें तो हमें 15 साल 10 साल तो लगेंगे टीचर बनाने में। उसके बाद वो टीचर जब पढ़ाने जाएंगे उन बच्चों को तो 10-15 साल, हम 30 साल 50 साल पीछे हो चुके हैं और हर हालत में। और उस 50 साल में वो कितना आगे चले जाएंगे वो एक अलग बात है। डेवलपमेंट करते चले, एक तो ये बात हो गई। दूसरी, डेवलपमेंट वो लोग करते चले जा रहे हैं बहुत सही तरीके से। हम किसी ज़माने में कहते थे अरब बद्दू है, हम बड़े मतलब मजाकिया उनको वो आज बहुत अक्लमंद कौम हो चुकी है, दुनिया के शाना बशाना फर्स्ट वर्ल्ड में आ चुकी है। और जो एक स्टैंडर्ड होता है, देखिए फर्स्ट वर्ल्ड में जाने के लिए स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। आपका रोड स्टैंडर्ड, आपके जो अवाम है उनका, आपके होटल्स हो, आपका हर जगह हॉस्पिटल्स हो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, आपकी पुलिस हो, हमारा उनके मिजाज वो उसको अकोमोडेट करें कि जो फॉरेनर्स हो या लोकल हो उनको वो एक तरह से अकोमोडेट करें और वो सही तरह से मतलब। आज मैं आपसे पूछता हूँ, आप कराची में मलीर से लेके
बनारस से लेके आप पूरे डिफेंस में घूम के मुझे बताते हैं, एक गोरा मुझे नहीं दिखाएंगे आप आपको नहीं किसी सड़क पे चलते हुए किसी मॉल में एक गोरा, गोरा क्या चाइनीज भी कोई नहीं दिखेगा। हाँ हाँ, नहीं गोरे तो आजकल हैं, वो इंजेक्शन वाले गोरे तो घूम रहे हैं जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं, मैं खुद देखा है। वो रंग गोरा करने वाली क्रीम वाले गोरे तो मुझे नजर आ रहे हैं। वो फेयर एंड लवली एक अलग चीज़ है। अच्छा, तो गोरा छोड़े, कोई काला भी नहीं, कोई जो हबशी जो होता है ना, जो युगंडा से भी कोई यहाँ नहीं आता पाकिस्तान ये में। बात है। मैं वहाँ पर अभी रियाद में था, तो वहाँ पर जो वहाँ मेड होती हैं सोमालियन, मुझे अच्छी लगी कि वहाँ पर घर पे मैंने कहा काम करें कि पाकिस्तान भी आ जाए यहाँ पर भी। वो डर गई, नहीं नहीं नो पाकिस्तान, नो पाकिस्तान, यानी सोमालिया के आप हालात देखें और पाकिस्तान, यानी वो पाकिस्तान से डर गए सोमालिया। बताइए। वो खाना जंगी के जो लोग थे। बात यह है कि पाकिस्तान का एक अमूमी जो एक क्या कहते हैं आप इसको, पोर्ट्रेट, वो बहुत गलत हो चुका है उसका। पूरी दुनिया में इसका इमेज बहुत गलत हो चुका है पाकिस्तान का। एक हमारी एक तो आबादी बहुत बढ़ गई है। पूरी दुनिया में कोई भी शहर होते हैं ना, उनकी आबादी 6-8, मतलब बहुत हो गए तो मतलब 60-70 लाख की आबादी हो गई। बस यही, हमारे यहाँ 3 करोड़ की आबादी इस शहर में हो चुकी है। अनऑफिशियली पता नहीं कितनी है, ठीक है, और उसको मैनेज करना बहुत तो ये हमारा मतलब एक बहुत बड़ा किसी को ओन करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये क्या चीज़ है। ये आम सियासतदान इसको नहीं समझ सक रहा। हाँ, इसके लिए जो आपने अभी जिक्र भी किया है, जो वो इसको ना, वो पंजाब साइड पे ठीक है उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया, लेकिन वो मिजाज वगैरह उसके लिए बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत है उनको। बिल्कुल। अभी जैसे माहौलियाती आलूदगी की मैं चाहूँगा इस पर भी ज़रा बात कर ली जाए कि जैसे बड़े ममालिक को भी इसका सामना रहा। 1967 के अंदर अमेरिका के अंदर इस तरह की एक न्यूयॉर्क शहर के अंदर जब ये सूरत हाल थी, उसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई। सबसे पहले तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया गया कि ये जो स्मोक की वजह बन रही है ये आखिर है क्या। इंडस्ट्रियल ये जो धुआं है, वेस्टेज है, इसका जलाना है, ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अवामिल हैं जिसकी वजह से ये सबब बन रहा है इस स्मोक का। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर काम करके 10 से 15 साल के अंदर मुकम्मल ख़त्म किया गया। मैं हैरान हूँ अभी तक यहाँ पे जो मैं फ़िगर्स देख रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स जो सामने आए, वो हमारे इदारों के पास तो शायद नहीं होते, वो गूगल वगैरह पे जो उन्होंने जारी किया है, उसमें सबसे ज़्यादा जो स्मोक में चीज़ कंट्रीब्यूट कर रही है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है, जिसको अक्सर नज़रअंदाज किया हुआ है भट्टे। और मैं ये कहने लगा था, क्योंकि लोग ज़्यादातर इसका कसूरवार कर रहे हैं खेतों में वो जो लकड़ियाँ जलाई जाती हैं, 3.5 से 4% की कंट्रीब्यूशन। जी, वो सारी, और वो और भी फैक्टर मिला के 19% है। वो 81% कंट्रीब्यूशन है गाड़ियों का, जो धुआं है ना, वो है जो डीजल के धुएं, बसों के धुएं और ये गाड़ियों के, रिक्शों के, ये इसको जो माहौल खराब कर रहे हैं। एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का, सर्दियों का नहीं है, पूरा साल आपके पास चला। मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये 81% ये है, 19% वो है, और ये फिगर आ चुके हैं। ये बात नहीं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं आपको इसके बाकायदा इसके वो दे सकता हूँ। अब बात क्या हुई है, लाहौर या उस साइड पर क्या है कि सर्दियों में फॉग होती है, ये आज से नहीं, हमेशा से होती है। अब उस वक्त इतना धुआं नहीं होता था गाड़ियों का। देखें, हरियाली वहाँ ज़्यादा है आज भी, पूरा लाहौर पंजाब साइड पे, अपर पंजाब बड़ा प्यारी हरियाली है, यहाँ से लेके दिल्ली तक हरियाली फैली हुई है। गूगल करके आप देख लीजिए। तो क्यों हो गया ये इसलिए हो गया कि फॉग तो उस वक्त भी होती थी और फॉग नीचे आ जाती है सुबह के टाइम पे, बिल्कुल वक्त गुजरने के साथ। अच्छा, सही है। अब वो क्या हुआ है, अब उसमें जब ये धुआं, डीजल और जो आलूदगी शामिल हुई, तो वो आपकी स्मोक बन गई। बिल्कुल सही। कराची में ज़्यादा है, कराची में भी बहुत है। बिल्कुल सही। यहाँ के आपके बसों के धुएं, आप किसी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग पे खड़े होकर देख पूरा धुएं से कवर नजर आता है। आपका सूरज जो ऊपर गुरूब हो जाता है, आपका सूरज नीचे तक जाता ही नहीं है, नहीं जाता। आप देख लीजिए, ऊपर ही आपका मेरे ख्याल है कितने 100 फुट ऊपर ही गुरूब हो जाता है। वो क्यों? इसलिए कि काली चादर छाई हुई है पूरी। अब यहाँ पर चूंकि फॉग नहीं होती, जिस तरह पंजाब में, लाहौर में स्पेशली, या वहाँ साहिवाल या उस इलाकों में फॉग होती है, यहाँ फॉग नहीं होती। अगर वो फॉग होगी तो वो यहाँ ज़्यादा स्मोक हो जाएगी, यहाँ भी स्मोक होगी। तो ये कहना कि हमने कोई कारनामा सा अंजाम दे दिया कराची में कि इधर फॉग नहीं हो रही है, या वो ऐसा कुछ नहीं है। ये अल्लाह की तरफ से बरकत है कि यहाँ पर धुंध नहीं हो रही है। ये धुंध हो तो फिर मैं आपसे पूछूँ, तो ये अब इसका जो तरीक़ेकार है वो ये कि इसको पूरा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे लाना पड़ेगा, जो बस धुएं देने वाली बसें और ये सारा, उसको ख़त्म करना पड़ेगा मामला। ये एक फैक्टर होगा कि बहुत बड़ा फैक्टर, मेजर फ़र्क आ जाएगा। फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता दूसरे फैक्टर्स भी देखना है कि भाई कोई दरख्त अगर काट दिए हैं या और भी है, उसको नए सिरे से उगाएं, सारा कुछ काम करें। तो ये एक बहुत
मतलब एक अब पंजाब में है अक्लमंद लोग होंगे, यकीनन होंगे, वो इसको पूरा लुक आफ्टर करें, तब जाके ये सारा नहीं, काम इसके होगा। लिए तो आपको बड़ी, देखिए सबसे पहले अक्लमंद से ज़्यादा आपको ऐसे लोगों की ज़रूरत हो जो मामलात को समझते हों और हल करने की उनकी नीयत हो। जी अब ये जो बड़े ममालिक जैसे बीजिंग के अंदर ये हुआ था अर्ली 90s के अंदर, तो उसका तरीक़ाकार ये निकाला गया कि ये जो गाड़ियां हैं अब इनको सबको तो बंद नहीं किया जा सकता, उसके लिए ज़रूरी ये किया गया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके सिस्टम को बेहतर बनाया गया। फिर जब अंडरग्राउंड इस तरह की ट्रेन्स चली, बसेस चली, तो खुद ब खुद वो ट्रैफिक का दबाव कम होना जी शुरू हुआ। जी जी। फिर दूसरी बात ये कि हम में और उनमें खैर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम तो ज़िंदा कौम है, दुनिया की सबसे अजीम कौम है, हम तो शायद इन चीज़ों को नहीं कभी खातिर में लाएंगे। उन्होंने फिर ज़रख़ेज़ है। साइकिल का इस्तेमाल शुरू किया। फिर वहाँ पे जो लोग थे जिनका फ़ासला कम था अपने दफातर से, घरों से, उन्होंने साइकिलों का इस्तेमाल शुरू किया और फिर उसकी वजह से ये हुआ कि वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो एयर पोल्यूशन थी वो कम होना शुरू हुई। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि दूरंदेश लोग हैं, उनको अंदाज़ा था कि आने वाले वक्त में अगर हमें इकनॉमिक पावर बनना है तो ये जो सबसे बड़ा चैलेंज है माहौलियाती आलूदगी, अगर इसको ओवरकम नहीं किया गया तो फिर ये सारी बातें बेमानी हो जाएंगी कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं, कोई नहीं आएगा। जब अपने लोगों की ज़िंदगी को ख़तरा है तो बाहर से तो तस्वर नहीं किया जा सकता कोई आके यहाँ पर काम सर करेगा। जी वही पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मूव करना है। आप ये समझें कि एक बस में अगर कैपेसिटी है उसकी 30 जी जी, एक पैसेंजर सड़क पे की, गुजर रही है ना तो वो 150 एक की एक कर। एक जा रही है, जी उसकी जगह 30 गाड़ियां जा रही हों, तो वो फर्क आ जाता है। बिल्कुल। अब बहुत बड़ा होगा, लेकिन मैं अनफॉर्चुनेटली फेज 6 में बहुत हालो हाल ही कोई नजर आता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। लाहौर के डीएचए की मैं बात कर रहा हूँ, जी फेज 7 फेज 6 उन्होंने जो इतना नया बनाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, उसमें वो प्रोविजन ही नहीं रखा हुआ इतना इस कदर, मतलब उधर भी जी उस सिस्टम। अब अगर किसी ने फेज 7 से निकल के उसने गुलबर्ग जाना है, तो उसके पास यही ऑप्शन है कि अपनी गाड़ी पे ही जाएगा, बिल्कुल या सही। कोई वो वही जो रिक्शा टैक्सी यूज़ करेगा। क्यों नहीं बनाया? अच्छा, विद इन डिफेंस ही अगर वो बना लेते, नहीं हुआ। आप उसकी ठीक है बड़ी अच्छा बना दिया, लेकिन वो जब आप बाहर से होके आए ना, अब किसी जैसे तो आपको शिद्दत से एहसास होता है बाहर के जी मुल्कों से जब होगे कि इसमें क्या क्या खामियां मौजूद हैं। तो वो मैं उसको तनकीद नहीं कर रहा, बहुत अच्छा बनाया है, ठीक है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जब अभी अगर हम माहौलियाती आलूदगी की बात करें तो उसमें ये फैक्टर बहुत ज़रूरी फैक्टर है। क्यों नहीं बनाया? उधर कोई मेट्रो दूसरी तरफ तो चल रही है, इधर को मेट्रो इधर भी बनाते। फिर जी जब आपने नया पूरा इलाका डेवलप किया, फेज 5 है, फेज 6 है, फेज 7 है और फेज 8 भी बन रहा है सारा, तो कहाँ है मेट्रो? बिल्कुल कहाँ है सही। आपका एयरपोर्ट से निकल के पूरी दुनिया में? आज आप बात करें तो जो जब भी कोई जो सिविलाइज्ड लोग जो आते हैं, मैं अपने आप को नहीं कहता, जो सिविलाइज्ड लोग हाँ, जो हम वहाँ तो से आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। तो वो पहले आते के सबसे पहले, और हम भी ये मैं जब कुआलालंपुर गया या वहाँ गया अपना बैंकॉक गया या कहीं पर, तो हम पहले देखते हैं कि मेट्रो कहाँ मिल रही है। वो एयरपोर्ट के साथ एयरपोर्ट से कनेक्टेड है, जुड़ी अंदर ही होती है, आप उसके जुड़ी अंदर होती वो है। है, बिल्कुल मैं एक्सेस अभी रियाद एयरपोर्ट के में भी अंदर देखा, तक उन्होंने है। पूरी जोड़ लें उसको, मेट्रो को रियाद में भी उसके साथ उन्होंने पूरी बना दी है, जी ब्रिजेस बना दिए, सारा कुछ कर दिए और चला भी दिए, टेस्टिंग हो रही है। तो बिल्कुल वो आपका कहाँ है मेट्रो? एयरपोर्ट से क्यों नहीं जोड़ा उसको? ना बिल्कुल। कराची में जोड़ा हुआ है, ना उधर जोड़ा हुआ है। एक कोई सिविलाइज बंदा कहीं से भी आए, चाहे वो यूके से है, चाहे अमेरिका से है, वो बाहर निकल के आके उसके पास एक ही ऑप्शन है कि वो टैक्सी पकड़े, और वहाँ पर अजीब अजीब किस्म के लोग खड़े हुए हैं, जी वो देख के ही शक्लें जो है डर लगता है। मुझे डर लगता है तो उनको क्या होगा? उनको क्या होगा? बिल्कुल ऐसा ही, आपने देखिए बिल्कुल सही ये कहा। सारा मामला जो है ना, तो इसी तरह से जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सही तरह चलाएंगे, जाहिर बात है ट्रेन जो चलेगी मेट्रो वो इलेक्ट्रिक होगी, बिल्कुल और वो कई 100 बंदों को लेके एक चक्कर लगा लेगी। बिल्कुल ठीक है। अभी तो सूरत हाल ये है कि शहर आपका हंगामों की वजह से बंद होता है, वो इस्लामाबाद के अंदर सब बंद पड़ा हुआ है, लोगों को एयरपोर्ट जाना है, वो इंतज़ार कर रहे हैं जाएं तो जाएं कैसे। ये सूरत हाल आपके शहरों की, इस्लामाबाद की नहीं है, पूरे पाकिस्तान पूरे में पाकिस्तान सूरत में, हाल जी जी ये है। एक बिल्कुल। छोटी सी ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। जनाब मोहतरम नासिर रियाज साहब तशरीफ़ फरमाएं। बात हो रही थी हमारे जो मसाइल हैं उनके हवाले से और आलूदगी के हवाले से। खैर उसको तो हम लिफ्ट नहीं कराते, हम उस जगह पर अभी नहीं हैं कि इन सारी चीज़ों को समझ सकें। और माहौलियाती तब्दीलियों का रोना रो रहे हैं। मैं देख रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो आगे गए बाकू के अंदर, और उन्होंने एक चीज़ का तस्करा कर दिया कि ये जो बड़े ममालिक हैं ये कहने लगे हम इमदाद तो लेने के लिए नहीं आए, लेकिन मैं समझ नहीं सका। उन्होंने कहा कि $6 बिलियन की
ज़रूरत हमें है 2030 तक, ताकि हम ये चैलेंजेस हैं उसको ओवरकम कर सकें और बड़े जो ममालिक हैं वो मिलकर जो है वो कंट्रीब्यूट करें। अभी बात समझना थोड़ी सी मुश्किल है। नासिर भाई, ये तो हमारी सूरत हाल है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से हो या कोई भी मामला हो, पैसों की हमें ज़रूरत रहती है और हमेशा जिस फोरम पे भी जाते हैं हम जाकर जो है वो डिमांड कर देते हैं, अपने सामने रख देते हैं। क्या फिर हो सकता है, क्या नतीजा निकलने वाला? और फिर दूसरा भी इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे थे, ये बड़े बड़े ममालिक में 2-2 3-3 साल के अंदर ऐसे काम होते हैं रेवोल्यूशनरी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसे ऐसे ब्रिज बन जाते हैं। मैं मिसाल तो नहीं दे सकता, अब चाइना की मिसाल मैं दूं कि एक शहर से दूसरे शहर को कनेक्ट करने के लिए उन्होंने एक ऐसा ब्रिज बनाया कि नीचे हज़ारों फीट गहरी खाई, और ऐसा उसको उन्होंने जो है वो साल के अंदर मुकम्मल किया। लेकिन यहाँ पर आप जाकर देखें, कराची शहर के अंदर एक बड़ी मशहूर शाहरा हुआ करती थी, यूनिवर्सिटी रोड, पिछले 3 साल 3.5 साल जो उसका हाल किया गया है, वो प्रोजेक्ट कहाँ खड़ा है, कब मुकम्मल होगा, जिससे भी आप सवाल करेंगे उसके पास जवाब ही कोई नहीं है और अजीब अजीब सी बातें फिर ये कर रहा है। कैसे डेवलपमेंट होगी? बाकी बातें तो आपकी सारी मैं उसको कैटेगराइज करूँगा, लेकिन सबसे पहले यूनिवर्सिटी रोड की आपने बात कर दी है तो इसके ऊपर ज़रूर मैं बात करूँगा। ये प्रोजेक्ट जब इन्होंने ये बड़ा अलमिया है, ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद, उसको इनिशिएट करने के बाद फिर ब्रीफिंग के लिए ही आते हैं, चाहे वो कराची चैम्बर हैं या दूसरे फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर हैं। तो ये जब ये ब्रीफिंग के लिए आए कि हमने ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, और ये तो वहाँ पर सिर्फ एक अकलौता मैं था जिसने उसको अपोज किया। मैंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, ये 100 फुट वाइड रोड है जी, और उसमें इस वक्त ट्रैफिक जैम है यूनिवर्सिटी रोड में, ट्रैफिक जैम रहता था उस पे। हाँ वो संभाली नहीं जा रही, और हम ये समझते हैं कि इसको और चौड़ा किया है या इसको मैनेज किया जाए। आप उसके बीच में 60 फीट का या 70 फीट का बसों का अगर ट्रैक बना देंगे तो बाकी जो आसपास 15-15 फीट रह गया, वो जो 100 फुट रोड में जो ट्रैफिक जा रहा है वो 15 फीट में अब जाएगा, तो क्या हाल होगा आप ये सोचें। ये तो वो उन्होंने कहा नहीं जी, वो जो वहाँ से लोग आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं या सफूरा से आते हैं, उनको सहूलत हो जाएगी। मैंने कहा सहूलत क्या हो जाएगी, आपका एक तो प्रोजेक्ट मेरे पास, मैं कतई कलामी की माजरत चाह रहा हूँ कि जो मेहमान पिछले 4 गेस्ट प्रोग्राम में आने थे वो नहीं आ सके। उसकी वजह उन्होंने बताई कि हम मलीर कैंट में रहते हैं और वहाँ से ये सड़क अबूर कर आना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है। यानी अगर सुबह 6 बजे घर से निकलेंगे तो शायद यहाँ पे टाइम पर पहुँचेंगे। ये सब वहाँ की सूरत है। जी जी, अब अच्छा, आप बताइए। अच्छा, ये एक तो ये हुई कि ट्रैफिक आज तक वो बन नहीं सका प्रोजेक्ट, क्योंकि उसमें एक और बड़ा फैक्टर है, उसमें कि ये जो बसें चलेंगी ये बायोगैस पे चलेंगी। फिर बायोगैस का इन्होंने वहाँ सिस्टम बनाना था, जो सिस्टम उसको वो जो गोबर इकट्ठा करके और वो सारा कुछ करके और फिर वो गैस बना के फिर सप्लाई करने। व्हाट इज दिस? आप ऐसा काम करते हैं जो बिल्कुल वखरा ही हो, निराला ही हो, बिल्कुल। क्यों काम ऐसा किया और किसने इसको अप्रूव किया? मैंने तो अपोज किया इसको। मैंने कहा इसकी जगह आप एलिवेटेड वो चलाएं, उसके ऊपर ट्रेन चलाएं। नहीं जी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। अच्छा, कॉस्ट ज़्यादा होती है, लेकिन तो क्या हुआ आज तक? वो यूनिवर्सिटी रोड भी खोद खाद के रख दी और वो बना भी नहीं, ना बस चलेगी ना बायोगैस का वो चलेगा उसका। अच्छा, मैंने उनको ये कहा कि आप बायोगैस का चलो ये आपका साल या 2 साल चल जाएगा, परमानेंट 10 साल के लिए इसको मैनेज कौन करेगा बायोगैस को पूरा? आप ऐसा गैस का सिस्टम करें जो दुनिया का सिस्टम है। बिल्कुल सही। आप एक अलग ही काम करते हैं, दुनिया से अलग काम करते हैं। उसके बाद शर्म भी नहीं आती है, शर्म भी नहीं आती है ना। बिल्कुल, जो ये प्रोजेक्ट वो मैं वो शक्लें जानता हूँ, उनको लाके इधर यूनिवर्सिटी रोड पे खड़ा करके उनसे पूछा जाए ये क्या किया तुम लोगों ने, क्यों स्टार्ट ही क्यों किया ऐसा प्रोजेक्ट जब पता था ये कंप्लीट नहीं होना। तो ये बात ये है कि बंदे का फिर वो हाइपर हो जाएगा बंदा इसके ऊपर कि गलत प्रोजेक्ट बनाया और गलत फंसा के चले गए कराची वाले को। वो आप एलिवेटेड दुनिया भर में चल रहा है सिस्टम, या बसों का सिस्टम भी होता है तो वो साइड लाइन पे चलता है, ये बीच में कौन सी बसें चलाने लगे कराची में। वो भी अब आप देखें ना, नाजमाबाद में जो चला रहे हैं, चलो उन्होंने बनाया, बड़ा तेजी से बना दिया, वो आज से बने भी 9 साल हो गए उसको, ठीक है। वो ज़माने में ट्रैफिक भी कम थी, सारा कुछ, लेकिन उसमें भी यही हुआ कि जो साइड की रोड है वो जैम हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और फिर एक बड़ा अलमिया कराची में है कि सफाई नहीं होती है, धूल मट्टी हो रही है, दमे का मरीज हो रहा है बंदा, ऐसा लग रहा है जैसे कोई बंदा मोहनजोदड़ो में गाड़ी चला रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि नाजमाबाद या ये सारे इलाके, चाहे आप मीना बाजार साइड पे चले जाएं या वो जो गुलबर्ग के इलाकों में सड़कें हैं कि मट्टी उड़ रही है, धूल मट्टी उड़ रही है। ये शहर है क्या?
कौन सा सिविलाइज शहर है ये? मुझे तो समझ, कहीं और चले जाएं आप, चाहे आप मतलब हर इलाके को उठा के देखें तो उसकी अपनी काबिलियत नजर आएगी कि इन लोगों की कि ये कितने काबिल लोग हैं। और बात करें तो इतने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाएंगे कि हमने ये कर दे, हम नहीं होते तो ये शहर नहीं चलता। ये इन नालायक लोगों को, नाअहल नहीं, नालायक लोगों को तो बिल्कुल हटा देना चाहिए। क्या दुनिया ऐसे चलती है? पूरी दुनिया को आप देखें सर, आप ऐसे चलती है। उधर ये तो नहीं बैठे, दुबई में ये बैठे हैं क्या, रियाद में ये बैठे हैं क्या, आप पोलैंड में ये बैठे हैं, स्पेन में ये बैठे हैं, लंदन में ये बैठे हैं। ये हट जाएंगे तो जान छूटेगी इनसे। मैं आपको एक और, अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ आपकी, जो आपने बात की है ना कि ये क्या हो रहा है इस मुल्क का, जो सर ये पूरी जो लास्ट नस्ल आई है ना, जो ब्यूरोक्रेसी की, सेक्रेटरीज लेवल में आप बात करूंगा या कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये कसूरवार हैं इसके। जो क्यों ये कर्जे ले, देखें जो सारे फंड्स आते हैं वो ये लोग खर्च करते हैं। इन लोगों ने गलत खर्च किए, आज कर्जे हमारे ऊपर चढ़ा दिए। हमारा क्या कसूर था? नई जनरेशन का क्या कसूर था इसमें? बात है, मैं सुबह यही सोच रहा था कि मैं अगर इनसे इनकी जेडी पूछूं कि है क्या, इनको ये भी नहीं पता होगा। जी, ये इतने इनएफिशिएंट और इतने इफेक्टिव हैं कि आप इनकी परफॉर्मेंस देखें तो ग्राफ इनका इतने कंसिस्टेंट हैं कि 0/0 ही इनकी जो है ना प्रोग्रेस आपको पिछले 20 सालों का एनालिसिस कर लें, 30 सालों का 0/0 ही है। बट प्रमोशंस भी हो रही हैं, अलाउंसेस भी मिल रहे हैं। ये जो सेक्रेटरीज आए थे ना, ये थे नालायक सेक्रेटरीज आए, जो पिछले 20-30 साल के अंदर जो सेक्रेटरीज, जितने सेक्रेटरीज आए, आप एक एक सेक्रेटरी को उठा के देखो, उनके बाल बच्चे कहाँ पर हैं? कोई अमेरिका बैठा होगा, कोई लंदन बैठा होगा, कोई दुबई बैठा होगा, कोई एक भी यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ये सारा, ये जो 9,000 या 12,000 अरब के जो आपके कर्जे चढ़ गए हैं, जो आप सिर्फ IMF के उतारे, किसने? मेरा कसूर है? हम तो टैक्स देते रहे हैं। बिल्कुल। मैंने तो नहीं मैनेज किया। मेरा क्या कसूर, या मेरे बच्चों का क्या कसूर है, या मेरे से बच्चों, या मेरे से मुराद है पूरे कराची वाले या पूरे पाकिस्तान वाले जो भी थे, आम आवाम का क्या कसूर है? उन्होंने तो सारे टैक्स दिए। ये खर्च गलत किया इन्होंने, ये खा गए पैसे। मैं आपको खुल के बात बोलूँ, ये सेक्रेटरीज या डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर लेवल, ये पूरे के पूरे जो पिछले 30 साल में थे, ये सारे नालायक थे। इनकी वजह से आज ये 9,000 या 12,000 अरब के कर्जे चढ़ गए, जो आपसे उतर नहीं रहे हैं। और 6-6 अरब डॉलर के लिए अजरबैजान, बाकू जाना पड़ रहा है, कभी किधर जाना पड़ रहा है। वो क्या करें? मुल्क अगर नहीं तो या तो छोड़ के भाग जाएं। इदारों की आप कारकर्दगी देखें, आप हैरान रह जाएंगे। हाँ। कि जो ग्राफ है उसका, उसमें आपको डिक्लाइन ही नजर आएगा। किसी भी इदारे में आप जाकर देख लें, जहां इनको बिठाया गया है, वो उन इदारों की कारकर्दगी देख लें। अभी सुन रहे होंगे तो बैठ के सोचने पे मजबूर होंगे कि हाँ ये क्या तो सही रहा है कि जिस इदारे में भी गए, अगर ये इतने एफिशिएंट होते, इतनी भारी अलाउंसेस, इतनी भारी सैलरीज, ग्रेजुटीज, सिक्योरिटीज, अलाउंसेस, न जाने क्या कुछ देने के बाद इदारों की कारकर्दगी देखें, दुनिया के बदतरीन इदारों में आपके इदारों का शुमार होता है। किसी भी आप देख लें, कोई कंट्रोलिंग, बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी, फलाना अथॉरिटी, ये अथॉरिटी, सरकारी इदारे, मतलब बिल्डिंग SBCA को देख लें। आप बोलते हैं कि एक रेजिडेंशियल घर के ऊपर आप पोर्शन नहीं बना सकते, कानून है, ठीक है, SBA का कानून है, पूरा नाज़िमाबाद भर गया इससे। पूरे रेजिडेंशियल जो 133 गज के हैं या 266 गज के हैं, उसके ऊपर 4-4, 6-6 मंजिलें बना दी हैं। ऊपर से ओवरव्यू तो लें, आप कभी लैंड करते वक्त देखें, आपको पता चलेगा किस बेहंगम तरीके से आपका शहर बेहंगम नहीं, आपको लगेगा किसी आप गारों के शहर में आ रहे हैं। यानी कि एक उजड़े हुए, किसी ने रगड़ के रख दिया, कि छतें ही नहीं बनी हुई है किसी की। ऊपर से जहाँ से, मैं तो कई दफ़ा ये शहर ऐसा, अच्छा किसी आप UK जाएं या किसी दूसरे, वो सिविलाइज शहर लग रहा होता है, दरख्त लगे होते हैं, खूबसूरत छतें बनी होती हैं, सारा कुछ। यहाँ तो बिल्कुल उजड़ा। वो छोड़ें, आप लियारी एक्सप्रेसवे से गुजर जाएं, आपको आसपास जो मकान नजर आएंगे, आप कहेंगे ये क्या है, ये क्या इमेज आ रहा है? मतलब आपका इमेज खत्म हो चुका है। ये सारा कसूर इन लोगों का है, मेरा तो कसूर नहीं है। मैंने तो टैक्स दिए थे, मेरे सारे कारोबारी ने टैक्स दिए थे, सारे नौकरी पेशा जो है सब टैक्स देते थे। ये जो मैनेज करने वाले थे, जो कंट्रोल कर रहे थे, ये इनका कसूर है। अब ये 9,000 अरब या 12,000 अरब रुपए जो ये डेफिसिट हो गया और सारे कर्जे उसी में निकल जाते हैं, तो ये रीपेमेंट नहीं हो सक रही है। मैं आपको बताऊँ, 2000 अभी 25 अरब डॉलर का इनको रोल ओवर चाहिए। कैसे रोल ओवर करेंगे? अब वो ब्लैकमेल हो रहे हैं। आपके जो कंट्रीज जो रोल ओवर करती हैं, वो अपनी टर्म्स मांग रही हैं, वो हैवी ड्यूटी टर्म्स मांग रही हैं। क्या किया जाए? वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर सही कह रहे हैं, वो क्या करे? वो कह रहे हैं टैक्स भी कलेक्शन पूरी नहीं हो रही। यासिर भाई, ये भी एक हकीकत है। टैक्स कलेक्शन, बात तो बड़ी ज़मीन आसमान के खिलाफे में लाते हैं, लेकिन कि हम टैक्स देते हैं, क्या टैक्स देते हैं? तारिक रोड कितना टैक्स देता है? सदर कितना टैक्स देता है? आप एक एक इलाका उठा के देखें। आप जो कराची का ओवरऑल टैक्स जो गिनते हैं ना, वो बैंकों के टैक्सेस, आपके रिफाइनरीज के टैक्सेस, बड़ी जो आपकी जो मोबाइल कंपनीज हैं उनके टैक्सेस, वो जमा करते हैं तो बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाता है। इंडिविजुअली आप देखें तो आम बंदा, आम दुकानदार का क्या टैक्स का इसमें रजिस्टर भी नहीं होते हैं।
आपके जो पीओएस में उनको रजिस्टर करो तो वो रजिस्टर नहीं होते, टैक्स तो देते नहीं है, फिर सर्विस फैसिलिटी चाहिए यूरोप स्टाइल की, तो कसूरवार सब आ रहे हैं इसमें, टैक्स बहुत कम आ रहा है इनको। मैं आपको सही बताऊं, वो आपके फाइनेंस मिनिस्टर सही कह रहे थे कि हमें टैक्स ही नहीं आ रहा, टैक्स देते ही नहीं हम लोग, सीधी सी बात है। नहीं तो अब देखें ना, अब उसके लिए चलें इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब में संजीदा कोशिश करने की ज़रूरत है ना जी। फाइलर बनने के लिए। वैसे तो आप बड़ी कंडीशंस लगा देते हैं कि ये नहीं होगा तो नहीं, आप हो जाएगा सिम बंद और ये बंद। चीज़ों को सिस्टमेटिक करना क्या मुश्किल है आजकल के दौर में, जहाँ पे बिल्कुल आसान है, सॉफ्टवेयर आ गए, सारी दुनिया हो रही है सब कुछ। अब तो एक वॉइस कमांड के ऊपर सारे काम हो जाते हैं। अगर आपके पास अगर इतने भी लोग नहीं है तो आप एक AI के ज़रिए एक वॉइस कमांड दे दें, वो आपको बता देगा कि इसका सोल्यूशन क्या है। हम तो क्योंकि थक चुके हैं बता बता कर, अब तो ज़हमत नहीं करते। तो ये बड़ा आसान तरीका है आजकल के इस दौर के अंदर, बड़ी आसानी से लोगों को आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है। और हो चुकी, ये भी बहुत पुरानी बात हो गई है, सालों पहले ये बात हो चुकी है कि किस तरह आइडेंटिफाई करना है, किस तरह टेक्स्ट नेट के अंदर लेकर आना है, किस तरह से आपने रिस्पेक्ट देनी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और फिर इदारों के अंदर FBR के अंदर आपने जो लोग बिठाए, मैं क्या बात करूँ, मैं बोलूँगा तो फिर बहुत बात जो है वो सर, वो सिस्टम FBR में ये अलमिया, ये वो सिस्टम ऐसा बनाते हैं जिसमें लूप होल होते हैं ताकि हिसाब किताब वहाँ भी उनका चलता रहे। अगर वो लूप होल नहीं बनाएंगे, और वो सिस्टम पूरी दुनिया में चल रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, उसमें कोई लूप होल नहीं है। ऐसा सिस्टम है कि ये टैक्स आया, ये गया, क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई फारसी नहीं है, कोई बड़ी कोई वो जरूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर अच्छे बने हुए हैं कि यहाँ से ये डिटेक्ट हुआ, यहाँ से वो सिस्टम में लूप होल बनाया गया है। वो बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है कि हिसाब किताब चले। फिर दूसरा हमारा एक और अलमिया है, एक तो जो गवर्नमेंट लेवल पे टैक्स मैनेज सही नहीं होता, दूसरा हमारा टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है यासिर भाई, उसकी वजह से यहाँ से जो है ना सरमाया माइग्रेट हो रहा है, बहुत ज्यादा सरमाया जो है वो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में जा रहे हैं। तो अभी पीछे सारी रिपोर्ट आई थी कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराते हैं 39% टैक्स देना पड़ता है, दूसरी जगह जो है 10% टैक्स या 15% में आपका काम हो जाता है सारा। अब फिर पूछ-गूछ नहीं है, यहाँ पूछ-गूछ है, फिर वहां पर आपको ग्राहक, इंटरनेशनल ग्राहक मिलता है। यहाँ कोई प्रॉपर्टी खरीदो बेचो ग्राहक ही नहीं है इधर तो प्रॉपर्टी। अच्छा, प्रॉपर्टी बिजनेस जो है ना, जो रियल एस्टेट बिजनेस, ये हर मुल्क की बैकबोन है। सबसे आप यूके का उठा लें, अमेरिका उठा लें, सऊदी अरब उठा लें, UAE उठा लें, टॉप ऑफ द लाइन जो बिजनेस है वो रियल एस्टेट है, क्योंकि अलाइड इंडस्ट्रीज उसके साथ है ना, 50 से ज्यादा अलाइड इंडस्ट्रीज है। तो ये हमें, हमारे जो कर्ता धरते हैं उनको चाहिए कि इसके ऊपर बहुत संजीदगी से सोचें। और वक्त तो खैर हमने गुजार दिया है, बहरहाल अब तो वक्त नहीं है हमारे पास। पहले तो मैं ये कहा करता था अभी भी वक्त है, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है। अब आप सोचें कि आपने क्या, किस तरह इसको बचाना है, कैसे इसको ऑक्सीजन देनी है। नासिर भाई, बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। यकीनन ये बातें बड़ी सख्त हैं, सुनना आसान नहीं है, सुबह का वक्त है, मुश्किल बातें वैसे ही भी हम सुनना नहीं चाहते, और सच्ची बातों से हमें, सच्ची बात यह है कि उसकी आदत नहीं है, ना हम सुनना चाहते हैं और ना ही हम कोशिश करते हैं उसको जानने की। तो बहरहाल ये कोशिश अपनी सी एक जारी रखेंगे, आगे चल के इन मामलों पर गुफ्तगू होगी। वक्त हो रहा है ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें बढ़ना होगा। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।